स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की मैं एक बार मेन बातें और बता दूं आपको, वापस रिपीट कर दूं बात को। एक तो आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज भी उसी तरीके से बनेगी, वो भी आप बना के देख लेना। अल्फा बीटा दोनों आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद चले हम लोग तो डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें, डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड में हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज किस किस से बना था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। माल्टोज किस किस से बना था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और लैक्टोज बना था ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से। अब इसमें जो माल्टोज है उसमें दोनों ग्लूकोज अल्फा हैं, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज में ग्लूकोज अल्फा, फ्रक्टोज बीटा, और लैक्टोज में दोनों ही बीटा, बीटा ग्लूकोज और बीटा गलैक्टोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। माल्टोज की इकाइयां हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, लैक्टोज की बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गलैक्टोज, और सुक्रोज की अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, अनअपचायक डाइसैकेराइड। अनअपचायक डाइसैकेराइड, तो अनअपचायक डाइसैकेराइड कौन सी है? कौन सी अनअपचायक डाइसैकेराइड? सुक्रोज। अनअपचायक डाइसैकेराइड सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग। और इसके अलावा सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो उसका जो ध्रुवण घूर्णन होता है वो बदल जाता है। जल अपघटन के बाद ध्रुवण घूर्णन जो होता है वो बदल जाता है, ध्रुवण घूर्णन बदल जाता है जल अपघटन के बाद। तो ये बातें हमने मेन डाइसैकेराइड में डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने बात की थी कि डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं, एक ग्लूकोज और एक गलैक्टोज। ये जो दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां आती है डाइसैकेराइड के अंदर, ग्लूकोज और गलैक्टोज, या माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, और सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपस में जिस बंध से जुड़ी होती है वो बंध क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध। और कौन सा बंध है ये? जैसे ऑप्शन दे देगा, ईथर है, अल्कोहल है, एसिड है, एस्टर है। तो ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता है वो एक ईथर बॉन्ड होता है, ईथर बॉन्ड होता है। ये भी कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था ना। ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता है वो ईथर बंध होता है। उसके बाद हमने बात करी पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो होती है वो अशर्करा होती है, नॉन शुगर होती है, और ये सारी अनअपचायक होती है। शर्करा में एकमात्र शर्करा अनअपचायक है सुक्रोज। सुक्रोज एकमात्र शर्करा है जो अनअपचायक है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड जो होती है वो सारी अनअपचायक होती है। इसीलिए सुक्रोज का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, निम्न में से अनअपचायक शर्करा है। तो ये ध्यान रखना, पॉलीसैकेराइड जो है स्टार्च और सेलुलोज, और इसके अलावा ग्लाइकोजन भी होता है जो जंतुओं में पाया जाता है। स्टार्च और सेलुलोज जो पादपों में पाए जाते हैं, ये अशर्करा है, ठीक है ना। कहीं अपने को दे दे निम्न में से अनअपचायक शर्करा है, ऑप्शन दे दे पहला स्टार्च, और हम जल्दबाजी में अनअपचायक छांटा है स्टार्च को। स्टार्च है तो अनअपचायक, लेकिन शर्करा नहीं है। स्टार्च क्या है? अशर्करा है। और स्टार्च की जो मोनोमर था, यानी मोनोसैकेराइड था, इसमें कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज। और जो सेलुलोज था उसका जो मोनोसैकेराइड था वो बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च के दो भाग बताए थे हमने, कौन कौन से? एक तो ए भाग और एक बी भाग। ए भाग क्या कहलाता है? एमाइलोज, जो अशाखित होता है। और बी भाग क्या कहलाता है? एमाइलोपेक्टिन, जो
शाखित होता है। क्लियर? ये हमने डिस्कस कर लिया था ना सारा। अब बात करें अपने ग्लूकोज की रिएक्शंस भी आती हैं कुछ, ग्लूकोज की अभिक्रियाएं। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा इसमें से वो देख लें। क्वेश्चन आएगा ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। इस बात की पुष्टि किस अभिक्रिया से होती है? तो लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ अभिक्रिया। लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ अभिक्रिया ये पुष्टि करती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है वो N-हेक्सेन बनता है, N-हेक्सेन। तो हेक्सेन बनी है तो इसका मतलब 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकलता है इसमें से, कार्बोनिल समूह की पुष्टि। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह लगा है, इस बात की पुष्टि किस अभिक्रिया से होती है? ये अभिक्रियाएं बहुत बार पूछता है। कार्बोनिल समूह की पुष्टि किस अभिक्रिया से होती है? तो ग्लूकोज की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं की गई जिससे कार्बोनिल समूह की पुष्टि हुई। ग्लूकोज की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं जो कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती हैं, इसमें एक तो HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और एक हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH के साथ। NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। और ग्लूकोज जो होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिम बनाता है। ये भी पूछ लेता है ग्लूकोज निम्न में से किससे अभिक्रिया करके ऑक्सिम बनाता है? तो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिम बनाता है। कार्बोनिल समूह की पुष्टि के लिए ये 2 अभिक्रियाएं, एक तो ग्लूकोज प्लस HCN और एक ग्लूकोज प्लस NH2OH। ग्लूकोज प्लस NH2OH। बाकी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ध्यान रखना। कार्बोनिल समूह की पुष्टि के लिए एक तो HCN से विक्रिया कराते हैं और दूसरी हाइड्रोक्सिल अमीन से विक्रिया करवाते हैं। और हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करवाने पर जो उत्पाद बनता है उसका भी नाम याद रखना, ऑक्सिन। उसके बाद आती है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह लगा है, एल्डिहाइड यानी CHO समूह लगा है। तो इसकी पुष्टि किन अभिक्रियाओं से होती है? तो इसकी पुष्टि के लिए हम लोग टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं, क्योंकि टोलेन अभिकर्मक से केवल एल्डिहाइड ही क्रिया करता होता है। तो एल्डिहाइड की पुष्टि टोलेन अभिकर्मक है, फेलिंग विलयन है। इसके अलावा ब्रोमीन जल या द्रव ब्रोमीन Br2 प्लस H2O, ये 3 अभिक्रियाएं आती हैं जो इसमें एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती हैं। एक तो टोलेन अभिकर्मक से विक्रिया, ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करता है तब एल्डिहाइड समूह की पुष्टि होती है। ग्लूकोज फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तब एल्डिहाइड समूह की पुष्टि होती है। और ग्लूकोज Br2 प्लस H2O से क्रिया करता है तब एल्डिहाइड समूह की पुष्टि होती है। तो ये 3 रिएक्शन ऐसी हैं जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती हैं। उसके बाद आता है ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप लगे हैं, इस बात की पुष्टि, ग्लूकोज में 5 OH समूहों की पुष्टि किस अभिक्रिया से होती है कि ग्लूकोज में 5 OH लगे हैं? तो इसके लिए हम लोग ग्लूकोज का एसिटिलीकरण करते हैं। एसिटिलीकरण यानी एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाई गई थी ग्लूकोज की, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो इसका भी, तो वो रिएक्शन भी देखनी हो आपने देख सकते हैं। लेकिन मेन बातें जो हैं वो यही हैं। सीधा आएगा ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि के लिए किससे विक्रिया करवाई गई? एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलीकरण किया गया ग्लूकोज का। तो इससे बना क्या था? इससे बना था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा मतलब 5, जो ये प्रूव करता है ग्लूकोज में 5 OH लगे हैं। तो 5 OH की पुष्टि एसिटिलीकरण अभिक्रिया से, ग्लूकोज का एसिटिलीकरण करवाया गया 5 OH की पुष्टि के लिए। उसके बाद एक रिएक्शन आती है प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की पुष्टि। ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल लगा है, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की पुष्टि, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की पुष्टि। तो ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल है, इसके लिए ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग
सांद्र HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाते हैं। सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया यह पुष्टि करती है कि ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल है और इसमें जो उत्पाद बनता है वो है सैकेरिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल बनता है इसमें, सैकेरिक अम्ल सांद्र HNO3 के साथ जब क्रिया कराते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फेनिलहाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फेनिलहाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या प्रश्न निकलता है कि ग्लूकोज का एक मोल फेनिलहाइड्रेजीन के कितने मोलों के साथ क्रिया करता है और ओसाजोन बनाता है। इसमें जो उत्पाद बनता है उसको ओसाजोन बोलते हैं, ओसाजोन। तो ग्लूकोज का तो एक मोल यूज होता है इसमें। अब प्रश्न ये पूछता है कि फेनिलहाइड्रेजीन के कितने मोल यूज होते हैं, तो यहां फेनिलहाइड्रेजीन के 3 मोल यूज होते हैं। ग्लूकोज का एक मोल फेनिलहाइड्रेजीन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन का निर्माण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रिएक्शंस भी अपलोड कर दूंगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो करवाई हुई है मैंने, जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं मैं रिएक्शन अपलोड कर दूंगा इसकी, वो आप देख भी लेना रिएक्शंस भी, है ना, क्योंकि अभी इतना समय हमारे पास नहीं है, हम क्विक रिवीजन में उठा रहे हैं। क्वेश्चन मोस्टली यही निकलेंगे जो आपको बता रहा हूं मैं। तो ग्लूकोज का एक मोल फेनिलहाइड्रेजीन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन बनाता है। तो ये बात आती है हमारे पास। नहीं, रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात अगर आप सीधी याद कर सकते हैं तो आप सीधा याद करें, नहीं तो रिएक्शंस का थोड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अपने को एक बार माइंड में रह जाता है ना कि हाँ ऐसा हुआ था। ये सीधा लर्न कर सकते हैं अगर आप, तो सीधा लर्न होता है। तो आप डायरेक्ट लर्न करें इसको कि ग्लूकोज का एक मोल फेनिलहाइड्रेजीन के 3 मोल से क्रिया करता है। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया के साथ होती है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड की पुष्टि के लिए टोलन अभिकर्मक लिया जाता है, फेलिंग विलेन लिया जाता है, ब्रोमीन जल लिया जाता है। डायरेक्ट याद रहता है तो डायरेक्ट करें आप लोग, आपको प्रॉपर रिएक्शन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर? उसके बाद आता है प्रोटीन। अगला टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट में उठता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो बहुलक है। अब क्वेश्चन यही आता है प्रोटीन किसके बहुलक है, तो प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है। अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक है, अल्फा अमीनो अम्लों के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की एकलक इकाई कौन सी है? अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। अब आप जो अमीनो अम्ल है इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका जो मेन वर्गीकरण है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। देखो कैसे, एमिनो, एमिनो होता है NH2 और अम्ल आया यहां COOH के लिए, COOH के लिए अम्ल आया, ठीक है। एमिनो समूह की प्रकृति होती है क्षारीय और COOH की प्रकृति होती है अम्लीय। COH की प्रकृति होती है अम्लीय। ये तो बेसिक नेचर रखता है, ये एसिडिक नेचर रखता है। अब अम्लीय कब बोलेंगे बताओ? चलो ये बताओ पहले तो, ये क्षारीय समूह है, ये अम्लीय समूह है। उदासीन कब बोला जाएगा ये बता दो पहले, उदासीन कब बोला जाएगा? एक कॉमन सी बात है, हम लोग इसको उदासीन कब कहेंगे? जब NH2 और COOH की संख्या बराबर होगी, है ना, क्योंकि ये क्षार है ये अम्ल है तो उदासीन हो गया। जब NH2 और COOH बराबर है तो उदासीन हो गया। क्षारीय कब कहेंगे? किसकी संख्या ज्यादा कर दे कि क्षारीय हो जाए? अमीनो ग्रुप की। NH2 अगर COOH से ज्यादा है तो ऐसे अमीनो अम्ल क्षारीय होते हैं। और लाइसीन एक क्षारीय अमीनो अम्ल है। लाइसीन इंपॉर्टेंट है, निम्न में से क्षारीय अमीनो अम्ल है तो कौन सा? लाइसीन। लाइसीन में 2 NH2 होते हैं और 1 COOH होता है। लाइसीन NH2 2 होते हैं, इसमें COOH 1 होता है। और अम्लीय कब बोलेंगे? जब COOH की संख्या NH2 से ज्यादा हो जाएगी।
इसका एग्जाम्पल पूछता नहीं क्योंकि उसके लास्ट में अमल लगा होता है, जैसे ग्लूटेमिक अमल, एस्पार्टिक अमल, तो वो नाम से ही पता लग जाता है ना। ग्लूटेमिक अमल, एस्पार्टिक अमल, ये नाम से ही पता लग गया ये अमल है, मतलब अमल ये है, तो ये नाम से ही पता लग जाता है। इसलिए एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो शारिया वाला इंपॉर्टेंट है। निम्न में से शारिय अमीनो अमल है तो कौन सा? लाइसिन। लाइसिन एक शारिय अमीनो अमल है क्योंकि इसमें NH2 ज्यादा होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। उसके बाद चले हम लोग, जो अमीनो अमल है, टोटल प्रोटीन बनाने में 20 अल्फा अमीनो अमल यूज होते हैं। 20 अल्फा अमीनो अमल प्रोटीन बनाने में टोटल 20 अल्फा अमीनो अमल यूज होते हैं। 20 अल्फा अमीनो अमल जो है वो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। और जो 20 अल्फा अमीनो अमल है इसमें से 10 अल्फा अमीनो अमल ऐसे हैं जो हमारे शरीर में स्वयं बनते रहते हैं, स्वयं बनते हैं, शरीर में अपने आप बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बनते हैं। और बाकी के जो 10 हैं, बाकी के 10 हमें भोजन से लेने होते हैं। दस तो हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं, बाकी के 10 हमें भोजन से लेने होते हैं। तो आप बताओ अनिवार्य किसको कहोगे? जो खुद बन गए वो अनिवार्य हैं या जो भोजन से लेने पड़ेंगे वो अनिवार्य हैं? किसको अनिवार्य कहोगे बताओ? किसको हम अनिवार्य कहेंगे? जो भोजन से लेने होते हैं वो अनिवार्य या आवश्यक होते हैं, और जो शरीर में अपने आप बनते हैं वो अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो अपने आप बन गए वो तो अनावश्यक हैं, जो भोजन से लेने पड़े वो आवश्यक हैं। अब आवश्यक अमीनो अम्ल आपने याद करने हैं, टोटल 20 हैं, 20 में से 10 आवश्यक हैं। आवश्यक याद कर लो। अब मान लो आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल अनावश्यक है, तो 10 आवश्यक अगर आपको याद है तो अपने आप पता लग जाएगा अनावश्यक कौन सा है ना, अनिवार्य या आवश्यक। जो 10 अमीनो अम्ल हम भोजन से लेते हैं वो अमीनो अम्ल अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? टी मिल पाथ, टी मिल पाथ, टी मिल पाथ। अब टी मिल पाथ, टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वैलीन, एम से मैथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फेनिलैलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडीन। ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है। टी मिल पाथ, टी मिल पाथ, टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वैलीन, एम से मैथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फेनिलैलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडीन। अब मान लो अपने से पूछ लिया कौन सा अनावश्यक है, तो कॉमन सी बात है 3 तो आवश्यक ही दिए होंगे, एक ऑप्शन अनावश्यक वाला होगा, और सीधा आवश्यक पूछ लेता है तो हमारे को आवश्यक बताइए। क्लियर? ये 10 याद करने हैं आपने, नाम याद होने चाहिए 10 के 10 के। अब अमीनो अम्लों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, अल्फा अमीनो अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अल्फा अमीनो अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब जो बातें बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन निकलता है। नंबर 1, ग्लाइसिन
ऐसा अमीनोमल है जो प्रकाशिक अक्रिय है, यानी ना तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है ना वाम ध्रुवण घूर्णक है, प्रकाशिक अक्रिय है। यूं भी बोल सकते हो ध्रुवण अघूर्णक है, ध्रुवण अघूर्णक है, और यूं भी बोल सकते हो कि अकिरेल है, एक ही बात है, अकिरेल है। यूं भी बोल सकते हो कि इसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाता, किरेल कार्बन नहीं पाया जाता। किरेल कार्बन क्या होता है? किरेल कार्बन ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा होता है। लेकिन अगर मैं ग्लाइसिन की संरचना की बात करूं तो ग्लाइसिन का जो कार्बन है उसके एक तरफ तो अम्ल समूह लगा होता है, एक तरफ एमिनो समूह लगा होता है, तभी तो ये एमिनो अम्ल है, और बाकी के दोनों समूह यहाँ हाइड्रोजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होते हैं बाकी के दोनों। तो ये जो कार्बन है ये एकिरेल हो गया, क्योंकि इसके चारों समूह अलग अलग नहीं है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसलिए ये कार्बन जो है एकिरेल है। यानी ग्लाइसिन एकमात्र अमीनोमल है जो एकिरेल है, बाकी सारे अमीनोमल किरेल होते हैं, यानी इसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाता, प्रकाशिक अक्रिय है, ध्रुवण अघूर्णक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगली इंपॉर्टेंट बात नंबर 2, सिस्टीन व मेथ्योनिन 2 ऐसे अमीनोमल हैं जिनमें सल्फर होती है, सल्फर युक्त अमीनोमल। सल्फर युक्त अमीनोमल है कौन कौन से? सिस्टीन और मेथ्योनिन। सिस्टीन और मेथ्योनिन सल्फर युक्त अमीनोमल है, सल्फर होती है इनके अंदर। अगली इंपॉर्टेंट बात, लाइसीन, ये बता चुका हूं आपको, क्षारीय अमीनोमल है। लाइसीन क्षारीय अमीनोमल है। अगली इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद आता है हमारे पास लाइसीन हो गया, सिस्टीन, मेथ्योनिन हो गया, ग्लाइसीन हो गया। प्रोलीन को अमीनो अम्ल कहना उचित नहीं है, अमीनो अम्ल कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें NH2 यानी अमीनो समूह नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है इसमें? इसमें NH पाया जाता है, इमीनो समूह होता है इसके अंदर, इमीनो समूह पाया जाता है। इसलिए प्रोलीन को अमीनो अम्ल नहीं कहकर इमीनो अम्ल कहना ज्यादा उचित है। तो कौन सा अमीनो अम्ल वास्तविक अमीनो अम्ल नहीं है? प्रोलीन वास्तविक अमीनो अम्ल नहीं है, वो प्रोलीन है। प्रोलीन वास्तविक अमीनो अम्ल नहीं है। क्लियर? समझ गए इतनी बात? उसके बाद बात आती है एक तो पेप्टाइड की, और एक ज्विट्रायन की। एक पेप्टाइड का प्रश्न निकलता है, एक ज्विट्रायन का प्रश्न निकलता है। तो पेप्टाइड क्या है? जब 2 अमीनोमल जुड़ते हैं आपस में, जब 2 अमीनोमल जुड़ते हैं, कम से कम 2, और इसमें एक ही अमीनोमल होता है, तो 2 अमीनोमल जब जुड़ते हैं, मैं 2 अमीनोमल लिखूं अगर, तो ये अमीनो समूह आ गया, ये कार्बन आ गया, ये अम्ल समूह आ गया, और इस कार्बन के 4 बंध लगाने के लिए मैंने एक H लगा दिया और एक R लगा दिया। ये मैंने साधारण संरचना बना दी। एक और अमीनोमल लिख लिया, NH2 C COOH, और बंध पूरे करने के लिए H और R लगा दिया। तो ये आगे 2 अमीनोमल, ठीक है, 2 अमीनोमल आ गए। अब जब 2 अमीनोमल आपस में जुड़ते हैं ना, तो इसमें से जल निकल जाता है, यहां से HOH। अब क्या बचा?
NH2CHR CO, CO के बाद ये निकल गया यहाँ से H भी निकल गया, तो आगे आ गया NH, यहाँ NH रह गया, CO के बाद यहाँ NH रह गया, NH आगे CHR COOH। तो एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के एमिनो समूह से क्रिया करके जो एमाइड बनाता है, CONH बनाता है, CONH यानी एमाइड, जो एमाइड बनाता है उस एमाइड को हम पेप्टाइड कहते हैं। ये पेप्टाइड है। कितने अमीनो अम्ल जोड़े हैं? 2, तो डाई पेप्टाइड है। अगर 3 अमीनो अम्ल जोड़ देते तो ट्राई पेप्टाइड हो जाता। तो पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड एक एमाइड होता है, और जो CONH बंद है ये वाला, इसको हम लोग पेप्टाइड बंद कहते हैं। CONH को पेप्टाइड बंद कहते हैं। पेप्टाइड का बायां सिरा, ये बायां सिरा है, सत्य कथन आ सकता है, इसके बारे में ध्यान रखना, और ये दायां सिरा है। तो पेप्टाइड के बाएं सिरे पर मुक्त एमिनो समूह होता है, मुक्त एमिनो समूह होता है, और दाएं सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिल समूह होता है, या कार्बोक्सिलिक समूह भी कह सकते हो। दाएं सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है, बाएं सिरे पर मुक्त एमिनो समूह होता है। अब यहां नाइट्रोजन पड़ा है तो ये N सिरा कहलाता है, N सिरा, और यहां कार्बन पड़ा है तो ये C सिरा कहलाता है, C सिरा, C सिरा। तो बायां सिरा N सिरा होता है, दायां सिरा C सिरा होता है। सत्य कथन पूछ सकता है। पेप्टाइड, पेप्टाइड एक एमाइड है, पेप्टाइड के बाईं ओर मुक्त एमिनो समूह होता है, पेप्टाइड के दाईं ओर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और चौथा ऑप्शन जो भी वो बनाएगा। इस तरह से सत्य असत्य कथन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। तो पेप्टाइड क्या होता है? जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के एमिनो समूह से क्रिया करता है, तो जो संरचना बनाता है उसे हम लोग, जो एमाइड बनाता है उसे हम लोग पेप्टाइड कहते हैं, पेप्टाइड। उसके बाद बात आती है ज्विट्रायन की। ज्विट्रायन क्या है? ज्विट्रायन में एक ही अमीनो अम्ल लेंगे हम लोग, एक ही अमीनो अम्ल लेंगे, तो NH2CHR COOH। अब इसमें क्या होता है? ये अम्ल है, H+ त्याग देता है। अम्ल की नेचर होती है H+ त्यागने की, और ये क्षार है H+ ग्रहण कर लेता है। जो अम्ल है वो H+ त्याग देता है, और जो क्षार है वो H+ ग्रहण कर लेता है। तो ये H+ त्याग देगा। जब ये H+ त्याग देगा तो COO- रह जाएगा। अब NH2 क्या करेगा? H+ ग्रहण कर लेगा, तो वो NH3+ बन जाएगा। तो जो NH2 होता है वो तो H+ ग्रहण कर लेता है, तो इसमें तो H+ जुड़ा तो ये NH3+ बन गया, और इसने H+ त्याग दिया तो ये COO- बन गया। इस प्रकार एक द्विध्रुवीय संरचना, द्विध्रुवीय संरचना का निर्माण होता है। द्विध्रुवीय संरचना मतलब जिसके 2 ध्रुव हैं, एक माइनस और एक प्लस, डाइपोलर आयन, द्विध्रुवीय आयन, द्विध्रुवीय संरचना का निर्माण होता है। इसी द्विध्रुवीय संरचना को हम लोग ज्विट्रायन कहते हैं, ज्विट्रायन कहते हैं। तो ज्विट्रायन क्या है? एक ही अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह उसी अमीनो अम्ल के एमीन समूह से क्रिया कर जाता है और एक द्विध्रुवीय संरचना बनाता है, जिसे हम लोग ज्विट्रायन कहते हैं। और यहां से जो क्वेश्चन निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल न तो एमीन की तरह व्यवहार करते हैं, न तो एमीन के गुण रखते हैं, मतलब एमीन की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब ना तो वो एमीन के गुण रखते हैं और न ही कार्बोक्सिलिक समूह के।
बल्कि उनके लवणों के गुण रखते हैं। यही क्वेश्चन आएगा, उनके लवणों के गुण रखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ज्यूटर आयन का बनना। देखो नहीं तो क्या होता, अगर मान लो ज्यूटर आयन नहीं बनता तो जो अमीनो अम्ल होते उसमें अमीन के जैसे गुण होते, उसमें कार्बोक्सिलिक समूह के जैसे गुण होते, उसमें अमीन के जैसे गुण होते, उसमें कार्बोक्सिलिक समूह के जैसे गुण होते। लेकिन जब ज्यूटर आयन बन गया तो अमीन रहा नहीं, कार्बोक्सिलिक समूह रहा नहीं, तो फिर जो अमीनो अम्ल होते हैं वो ना तो अमीन के समान व्यवहार कर पाते, ना ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के समान व्यवहार कर पाते, कार्बोक्सिलिक समूह के समान व्यवहार कर पाते, बल्कि उनके लवण के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसके अम्ल ने इसके क्षार से क्रिया कर ली। और जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि लवण बन गया। तो एक तरह से ये लवण बन गया, लवण बन गया ये। इसलिए कहते हैं कि अमीनो अम्ल जो होते हैं न तो अमीन समूह की तरह व्यवहार रखते हैं, न ही कार्बोक्सिलिक समूह की तरह व्यवहार रखते हैं, बल्कि उनके लवण की तरह व्यवहार रखते हैं, क्योंकि उनमें ज्यूटर आयन का निर्माण हो जाता है। ज्यूटर आयन बनने का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। समझ आ गई बात? बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही उठा रहा हूं आपके सामने। उस पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तब तो शो करेगा। हाँ, तब तो उसमें आएगा ना, एक साइड फ्री होगी। ये देखो ये फ्री पड़े है ना। ज्यूटर आयन बनने के कारण जो होता है उनके लवण के समान गुण रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यहां से जो क्वेश्चन निकलता है वो विकृतीकरण का निकल सकता है। फिर भी प्रोटीन की 4 तरह की संरचना होती है: प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी, तृतीयक और चतुष्क, क्वाटरनरी। प्रोटीन में कम से कम 100 अल्फा अमीनोमल होते हैं। एक प्रोटीन में कम से कम 100 अल्फा अमीनोमल होते हैं। एकमात्र इसका अपवाद है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है जो रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन जैसा होता है, लेकिन उसमें 100 अल्फा अमीनोमल नहीं होते। तो इसका अपवाद है इंसुलिन, जिसमें 100 से कम अमीनोमल है। तो कम से कम 100 अल्फा अमीनोमल प्रोटीन के अंदर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अंदर कम से कम 100 अल्फा अमीनोमल होते हैं। अब प्राथमिक संरचना क्या है? प्राथमिक संरचना अमीनो अम्लों के क्रम का पता लगाना। जैसे पहला अमीनो अम्ल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, सातवां कौन सा है, 100 के 100 का क्रम पता लगाना, वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, यानी 100 किस क्रम में जुड़े हैं। तो ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, एक स्ट्रेट लाइन मान लें आप लोग, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। तो जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है ये बहुत बड़ी होती है ना। 100 अल्फा अमीनोमल, 100 तो मैंने एक न्यूनतम बताए हैं। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है तो उसमें ऑलमोस्ट 574 या 578 के आसपास अमीनोमल होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर। तो अब देखो 600 अमीनोमल हो गया ऑलमोस्ट। तो हीमोग्लोबिन की संरचना क्या होगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की संरचना बहुत बड़ी होती है और इतनी बड़ी संरचना हमारे शरीर में नहीं आती, यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हमारे शरीर में नहीं समा सकती। इसलिए प्रोटीन जो है वो फोल्ड होता है। प्राथमिक फोल्ड होती है तो द्वितीयक बनती है, और द्वितीयक फोल्ड होती है इसके ऊपर ही वापस फोल्ड हो जाएगी ऐसे घूम के। जब द्वितीयक फोल्ड होती है तो तृतीयक बनती है, और जब तृतीयक फोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? जब तृतीयक फोल्ड हो जाएगी तो चतुष्क बनेगी। तब आपसे सबसे छोटी संरचना पूछ ले तो बताओ कौन सी होगी? प्रोटीन की सबसे छोटी संरचना, जैसे एक रस्सी, चतुष्क है ना। जैसे एक रस्सी होती है खुली हुई, बहुत लंबी होती है, लेकिन वो फोल्ड होकर छोटी हो जाती है, चतुष्क संरचना। तो तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं जो है ना, ये हमारे शरीर में समाहित हो जाती हैं, मतलब ये हमारे शरीर में समा सकती है। प्राथमिक और द्वितीयक संरचनाएं जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फिट नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं। तो इनमें फोल्ड पाए जाते हैं। प्राथमिक फोल्ड होती है द्वितीयक बनाती है, द्वितीयक फोल्ड होती है तृतीयक बनाती है, तृतीयक फोल्ड होती है तो
चतुष्क बनाती है। और हमारी बॉडी में तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं जो है वो पाई जाती है। और प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है जिसमें हम अमीनो अम्लों के क्रम का पता लगा रहे हैं, तो ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अमीनो अम्लों का जो क्रम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर एक भी अमीनो अम्ल बदल गया तो पूरा प्रोटीन काम करना बंद कर देता है, पूरा प्रोटीन जो होता है वो खराब हो जाता है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है जो लगभग मैंने भी बताया 650 के आसपास अमीनो अम्लों से बना होता है। इसमें यदि ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन आ जाए, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर क्या आ जाए, वैलीन, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन आ जाए तो व्यक्ति जो है वो सिकिल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है। सिकिल सेल एनीमिया कब, जब ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर क्या आ जाए, वैलीन। इंपॉर्टेंट है, सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर आने वाला अमीनो अम्ल है कौन सा, वैलीन। ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन आ जाता है तो व्यक्ति जो होता है वो सिकिल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है। अब बात आती है प्रोटीन के विकृतीकरण की। प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। अब संरचना एक बार फिर देख ले, प्राथमिक थी, प्राथमिक फोल्ड हुई द्वितीयक, द्वितीयक फोल्ड हुई तृतीयक और तृतीयक फोल्ड हो गई तो चतुष्क। अब प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है, प्रोटीन है जब हम उसमें अम्ल मिलाते हैं या उसमें क्षार मिलाते हैं या उसको गर्म करते हैं, या उसमें अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं या गर्म करते हैं उसको, तब क्या होता है, ये जो फोल्ड होते हैं इसके अंदर वो खुल जाते हैं, फोल्ड खुल जाते हैं और प्रोटीन जो है वो काम करना बंद कर देता है। यानी जो उसका नेचुरल प्रोसेस था वो उसने बंद कर दिया है, फोल्ड खुल जाते हैं तो, और प्रोटीन जो है वो अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेप बन जाता है उस प्रोटीन का। ऐसे प्रोटीन को हम लोग विकृत प्रोटीन कहते हैं, अवक्षेपित प्रोटीन को हम लोग विकृत प्रोटीन कहते हैं। और यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है, यानी फोल्ड खुल जाते हैं सारे। अब आप बताओ, जब फोल्ड खुल गए तो कौन कौन सी संरचनाएं टूट गई, प्रोटीन के विकृतीकरण में कौन कौन सी संरचनाएं प्रभावित होती है, किस किस में फोल्ड थे बताओ, द्वितीयक में थे, तृतीयक में थे और चतुष्क में थे, ये टूट जाती है। तो विकृतीकरण के दौरान कौन सी संरचना प्रभावित नहीं होती, जिसमें फोल्ड नहीं था, किस संरचना में कोई फोल्ड नहीं था, प्राइमरी में। यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं टूटकर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे प्रोटीन जो होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेपित प्रोटीन को हम लोग विकृत प्रोटीन बोलते हैं। और यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। जैसे दूध में अम्ल मिलाने पर क्या बन जाता है, दही, है ना। मिल्क का कन्वर्जन जो है एसिड मिलाने पर कर्ड में हो जाता है, दूध में अम्ल मिलाने पर दही बन जाता है। तो दही जो है, दूध से दही का बनना प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। ऐसे ही जब आप अंडे को गर्म करते हो तो उसके अंदर जो द्रव प्रोटीन था, अंडे में जो द्रव प्रोटीन था, लिक्विड था जो अंडे के अंदर, वो ठोस बन जाता है। गर्म करने पर भी प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, अम्ल मिलाने पर भी होता है और क्षार मिलाने पर भी होता है। तो ये प्रोटीन का विकृतीकरण है जिसमें द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं टूट जाती है, प्राथमिक संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, अगला जो टॉपिक हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। और हम जो न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे उसमें एक डीएनए
और एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्लों की जो 3 मूलभूत इकाइयां हैं जिनसे ये बनते हैं, न्यूक्लिक अम्लों की जो 3 मूलभूत इकाइयां हैं जिनसे ये बनते हैं, किस किस से बनते हैं ये? इसमें एक तो होती है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन निकला हुआ है, किसमें से? राइबोज में से। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, जो पेंटोज शर्करा होती है आरएनए में राइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। और जो ऑक्सीजन निकला होता है ना, वो 2 नंबर से निकला होता है, 2 नंबर कार्बन से, 2 नंबर कार्बन से निकला होता है। अभी मैं क्लियर करूंगा आपको। और इसमें जो एनोमर पाया जाता है शर्करा का, वो बीटा फॉर्म पाई जाती है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, और ये होती है बीटा डी राइबोज। इंपॉर्टेंट है डीएनए की शर्करा, पूछता है पेपर के अंदर डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज नहीं याद करना, पूरा याद करना है। बीटा फिर बड़ा डी जो है वो OH के विन्यास के लिए आता है। अगर कल आपने संरचनाओं वाला वीडियो देख लिया है तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, 2 नंबर से ऑक्सीजन निकलता है राइबोज के। तो पहले तो बीटा डी राइबोज देख लो, ये संरचना बना के देख लेना आप लोग राइबोज की भी। तो ये बीटा डी राइबोज है। ये है बीटा फॉर्म राइबोज की। अब इससे 2 नंबर वाला ऑक्सीजन निकाल दो, ये वाला ऑक्सीजन जो है निकला होता है 2 नंबर से, तो बोलते हैं बीटा तो है ही, बीटा तो विन्यास है इसका, है ना। और 2 नंबर वाला ऑक्सीजन निकल गया तो बोला है 2 डीऑक्सी, मतलब 2 नंबर से ऑक्सीजन निकला हुआ है, 2 डीऑक्सी राइबोज, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो डीएनए 2 डीऑक्सी राइबोज, आरएनए राइबोज शर्करा। क्लियर, समझ आ गई बात? तो पेंटोज शर्करा के बाद जो अगली इकाई न्यूक्लिक अम्लों की होती है वो होती है नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरीन और एक पिरिमिडीन। अब जो प्यूरीन होते हैं वो आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एडिनिन और एक गवानिन। और जो पिरिमिडीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। प्यूरीन 2 प्रकार के हैं, एडिनिन और गवानिन। और पिरिमिडीन 3 प्रकार के हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब जो डीएनए में होते हैं ना, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, यानी डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, यूरेसिल आरएनए में होता है। तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, थाइमिन नहीं होता। आरएनए में थाइमिन नहीं होता, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। यानी अगर मैं डीएनए की बात करूं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। आरएनए की बात करूं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, जो तीसरी इकाई इसमें होती है वो होती है फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल। फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल। तो तीसरी इकाई इसमें फास्फेट समूह होती है या फास्फोरिक अम्ल होती है। तो ये इकाइयां होती हैं, इसमें 3 इकाइयां होती हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता, तो कौन सा, यूरेसिल। आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, थाइमिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब बात आती है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब 3 इकाइयां हमने पढ़ ली, एक तो
5 कार्बन वाली शर्करा पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन क्षारक और एक फास्फेट ग्रुप, ये 3 चीजें होती हैं। जब 5 कार्बन वाली शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक आपस में जुड़ते हैं तो जो इकाई बनती है उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड 5 कार्बन वाली शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो अगर डीएनए की बात करें तो 5 कार्बन शर्करा से एडेनिन जुड़ सकता है, गुआनिन जुड़ सकता है, साइटोसिन जुड़ सकता है और थाइमिन जुड़ सकता है। तो एक तो न्यूक्लियोसाइड तब बनेगा जब एडेनिन जुड़ेगा, एक प्रकार हो जाएगा जब गुआनिन जुड़ेगा, एक प्रकार हो जाएगा जब साइटोसिन जुड़ेगा और एक प्रकार हो जाएगा जब थाइमिन जुड़ेगा। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्षारक 4 प्रकार के होते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। यानी कुल मिला के जब ये 2 जुड़ते हैं तब बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो जब तीनों जुड़ गए तब तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और जब 2 जुड़े हैं तब न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो 5 कार्बन शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और जब इनके साथ फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है तब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही डीएनए या आरएनए होते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है यही डीएनए या आरएनए होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आती है डीएनए की संरचना। तो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल हम सबने पढ़ा है। वाटसन क्रिक मॉडल द्विकुंडलिनी मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डीएनए में 2 कुंडलियां पाई जाती है। इस तरह से 2 कुंडलियां डीएनए में होती हैं। तो द्विकुंडलिनी संरचना इसको बोला जाता है, जिसमें एडेनिन जो होता है गुआनिन से, एडेनिन जो होता है थाइमिन से जुड़ा होता है, एट बनता है, एट। प्यूरिन जो होता है वो पिरिमिडीन से जुड़ता है, प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ता है, एट बनता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन से जुड़ता है, और यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से, साइटोसिन गुआनिन से। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एडेनिन किससे जुड़ा होता है और कितने हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। अब कॉमन सी बात है, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, क्योंकि एडेनिन जुड़ना ही थाइमिन से, और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन होंगे। जितने, या हम कहते हैं जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, ये बेटर है। जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। हालांकि बात तो पहले भी सही थी, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ से निकलेगा। तो जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन है, जितने गुआनिन है उतने ही साइटोसिन है। तो अगर मैं A+G/T+C करूँ तो उत्तर कितना आएगा बताओ? अगर दोनों का डिवाइड करूँ, A+G को डिवाइड करूँ T+C से, तो आंसर क्या आएगा मेरा? जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन है। मान लो 100 एडेनिन है तो 100 ही थाइमिन है।
50 ग्वानिन है तो 50 ही साइटोसिन है, तो बताओ उत्तर क्या आएगा? 1 सही है, एक आएगा उत्तर। एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है, और थाइमिन और साइटोसिन जो है वो पिरिमिडीन है। यानी डीएनए में अगर प्यूरिन बटे पिरिमिडीन किया जाए तो उत्तर 1 आता है। डीएनए में प्यूरिन व पिरिमिडीन का जो अनुपात होता है वो 1 होता है। क्लियर? समझ आ गई बात? तो ये आपका डीएनए की स्ट्रक्चर है। जो मेन बातें हैं वो आपके सामने मैंने सारी रख दी है इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर जो है आप रिपीट कर लीजिएगा, और इसमें जो रिएक्शन है ग्लूकोज की उसका वीडियो जो है वो मैं साथ में अपलोड कर दूंगा।